हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 14। देखिए, अगर आप अपना डायरेक्ट उठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें आर्टिकल 14 के बारे में ये लिखा है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो, जितने भी इसमें मैंने वर्ड को अंडरलाइन करा है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट लिखा है स्टेट। तो स्टेट क्या होता है? अगर आपने आर्टिकल 12 पढ़ा है तो आपको पता होगा स्टेट क्या होता है। शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। एनी पर्सन का ये मतलब है कि यहाँ पे सिटीजन की तो बात हो ही रही है, प्लस जो भी फॉरेनर है उनकी भी बात हो रही है, तो दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ है इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, और चौथी चीज़ है द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज और विद इन द इंडियन टेरिटरी। तो ये चार चीज़ें आपको देखनी। पहली चीज़ स्टेट। आर्टिकल 14 कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट प्रोवाइड करता है। किसको करता है? एनी सिटीजन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिटीजन ही हो। एनी पर्सन लिखा हुआ है, वो फॉरेन इंसान का आदमी भी हो सकता है। एनी पर्सन का मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों ही। अब हम देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। देखो, राइट टू ऑल पीपल, फॉरनर्स, सिटीजन्स और फॉरनर्स। अब है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ओरिजिन का कंसेप्ट है। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। इसका नेगेटिव कंसेप्ट होने का क्या मतलब है? ये क्या कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ के सामने सब बराबर होंगे। लॉ कुछ ये नहीं देखेगा कि एक आदमी रिच है एक आदमी गरीब है, नहीं, रिच और पुअर दोनों ही लॉ के सामने बराबर होंगे। इन दोनों को ही अपने जो भी इन्होंने एक्ट किया होगा उसके लिए, जो भी इन्होंने रॉन्गफुल काम किया होगा उसके हिसाब से इन्हें सेम पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब इक्वल है। नो स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। लॉ इज अबव ऑल, लॉ ही सबसे ऊपर रहेगा। लॉ सी ऑल पीपल इक्वली, लॉ जो है वो हर एक इंसान को इक्वल नजरों से देखेगा। इसका मतलब यह है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि वुमेन, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो बहुत गरीब इंसान हो, लॉ के सामने ये सब बराबर है। इसीलिए हम इसको नेगेटिव कंसेप्ट कहते हैं। देखिए, दूसरा जो कंसेप्ट देखेंगे वो हम देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में अब वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, इन बच्चों के लिए कोई भी चीज़ एक इनको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दे सकती या इनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया कि लॉ ही सबसे ऊपर रहेगा, ये लोग ऊपर नहीं रहेंगे। तो लॉ के सामने चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई स्त्री हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा आदमी हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सब बराबर, लॉ उनको सेम नजरों से देखेगा। इसीलिए इसको निगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई जेंडर बेस्ड, कोई सेक्स बेस्ड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई बाइसनेस नहीं होगी। देखो, इसमें इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पीपल टू ऑर्डिनरी लॉ, जो भी ऑर्डिनरी लॉ होंगे वो सभी लोगों के लिए एक ही ढंग से उनको देखा जाएगा। अब यहाँ पे जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, इसका कंसेप्ट आया है रूल ऑफ लॉ से। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये पार्ट है होता है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ जो है ये आपका दिया था एवी डाइसी ने। इसमें क्या बोला था? पहली चीज बोली थी एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर का मतलब है कि नो मैन शेल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर का मतलब है कि जो भी इंसान ने गलत काम किया है उसके लिए उसको पनिशमेंट उसी काम के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसने एक रॉबरी करी और आप उसको सारी की सारी रॉबरी के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, नहीं, जो भी उसने ब्रीच ऑफ लॉ किया उसी के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। सेकंड रूल ऑफ लॉ का पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें यह बोला जाता है कि जो लॉ है वो सबसे ऊपर है, वही सुप्रीम है और इक्वालिटी बिफोर लॉ ही होगा। सब जो लोग हैं वो लॉ के सामने इक्वल रहेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ बोली गई है वो है प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ में ना हम जो इंडिविजुअल इंसान है उसको, उसके राइट को हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो ग्रुप का जो राइट है या जो सोशल राइट है उनको हम नहीं रखते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल के राइट को ज़्यादा महत्व देते हैं। किसमें? इक्वालिटी बिफोर लॉ में, या किसमें? रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ में हम लोग इंडिविजुअल के राइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखिए, इंडिया के कंसेप्ट में रूल ऑफ लॉ कैसे अप्लाई होता है। इंडिया के कंसेप्ट में इसके सिर्फ दो एलिमेंट ही एप्लीकेबल है। पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और इक्वालिटी बिफोर लॉ। यही दो जो पोर्शन है ये इंडिया में अप्लाई करते हैं। जो तीसरा पोर्शन है जो कहता है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, ये नहीं अप्लाई करता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इंडिविजुअल का राइट सुप्रीम नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल पावर को सोर्स प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल के जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही सुप्रीम रहेगा। अब देखिए, अब जो सेकंड पोर्शन है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के सामने लोग इक्वली प्रोटेक्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि एक लॉ है और बहुत सारे लोग हैं, वुमेन है, बच्चे हैं, ओल्ड पीपल हैं, रिच है, पुअर है, तो इन सब का सर्कमस्टांसेस देखा जाएगा। रिच इंसान ने अगर किसी का मर्डर किया और पुअर इंसान ने किसी का मर्डर किया तो दोनों में ही सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। ऊपर वाले केस में बोला था कि सब लॉ के सामने बराबर है, चाहे रिच ने मर्डर किया चाहे किसी और आदमी ने किया, वो सब इक्वल है। लेकिन यहाँ देखा जाएगा किस सर्कमस्टांसेस में करा है। तो इक्वल आपको प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ के सामने। वुमेन को प्रोटेक्शन मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, ओल्ड एज को मिलेगा, यहाँ पे रिच पुअर सबको मिलेगा। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव कंसेप्ट भी बोला जाता है। ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। इसमें बोला गया लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो इंसान सेम कंडीशन में है, सेम उसके सर्कमस्टांसेस है, हम उन दोनों को साथ में ट्रीट कर सकते हैं। इक्वालिटी ओनली इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वालिटी बिल्कुल होगी लेकिन उसके लिए सर्कमस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए।
इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। भाई देखिए, अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और एक है इक्वालिटी ऑफ लॉ, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? पहला जो हमने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट देखा और जो हमने अमेरिकन कॉन्सेप्ट देखा, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट क्या था? इक्वालिटी ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या था? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों का कॉमन फीचर क्या है? दोनों ही एम करते हैं स्टैब्लिश करने के लिए इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस। दोनों में ही बात ये हो रही है कि लॉ जो है वो इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस की बात होगी, मतलब लीगल स्टेटस के केसेस में इक्वालिटी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं दोनों ही, और दोनों ही जस्टिस के बारे में बात करते हैं, न्याय के बारे में बात करते हैं। तो ये है कॉमन फीचर ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। कोई ऐसे इंसान है जिनको जो है ना एक्सेप्शंस मिलता है। देखो, पहले इंसान जो है वो देखो, कुछ ऐसे इंसान है जो कुछ गलत काम अगर कर भी देते हैं फिर भी उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको कुछ इम्यूनिटी दे रखी है, जैसे कि वो आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट को। अगर वो कुछ काम करते हैं ऐसा जिसके लिए वो लाइबल भी हैं, तब भी कोर्ट उनसे आंसर नहीं पूछ सकती, तब भी कोर्ट उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकती। कब? जब वो अपनी ड्यूटी में होंगे या जब वो अपने ऑफिस के टर्म में होंगे। ऑफिस के टर्म में और ड्यूटी के समय में प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है कोर्ट को, ठीक है, क्योंकि कोर्ट कब आंसर पूछती है? जब कोर्ट जुडिशियल रिव्यू वो करती है। अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ले आते हैं जो कि एक प्रकार से इनवैलिड हो रहा है, तो वो उसमें क्या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ऑफिस के टर्म में, तो कोर्ट उस टर्म में उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़, जो भी प्रेसिडेंट और गवर्नर होगा उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगा सकते हैं जब वो अपने ऑफिस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस में होंगे। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। वैसे ही आर्टिकल 361A भी है। फिर आर्टिकल 105 है जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे MP होते हैं ना, इनको भी इम्यूनिटी दी होती है। ऐसी आर्टिकल 194 है, ये बात करता है MLAs के बारे में जो कि स्टेट के होते हैं। आर्टिकल 31C है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये इसके बारे में एक खास बात बोली जाती है, कहा जाता है कि व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। तो आर्टिकल 31C को ऊपर इंपॉर्टेंस दे रखी है आर्टिकल 14 से, कि जब भी आर्टिकल 31C और आर्टिकल 14 में कंपैरिजन होगा तो आर्टिकल 31C हमेशा ऊपर रखा जाएगा एज कम्पेयर टू आर्टिकल 14, ठीक है। इसके अलावा दूसरे देश के रूलर्स, एम्बेसडर, डिप्लोमेट, इनको भी इम्यूनिटी मिली है, इनको भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन मिले। UNO के मेंबर्स और उसकी एजेंसीज को भी कुछ ऐसे इम्यूनिटी दी हुई है, इनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। अगर ये कुछ गलत काम कर देते हैं या कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर देते हैं तो इन्हें भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। अब केस लॉ देख लेते हैं। पहला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। अब इसमें हमें ये देखना है कि आर्टिकल 14 कैसे वॉयलेट हो रहा है, कैसे इक्वालिटी इनकी वॉयलेट हो रही है। इस केस में क्या होता है, 1952 का केस है, मतलब इंडिपेंडेंट के जस्ट बात का केस है। इसमें क्या होता है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है। इसमें वो ऐसी एक्ट लेके आती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देती है कि वो स्पीडी ट्रायल, मतलब जल्दी केसेस को सुन सकती है, वो भी सर्टेन ऑफेंसेस के। कुछ ऐसे ऑफेंसेस के एक्ट को, कुछ ऐसे ऑफेंसेस के केसेस को कोर्ट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जल्दी सुन सकती है। तो यहाँ पे ये अलाउड कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि स्पेशल कोर्ट बनाइए और इन्हीं पर्पस के लिए कि जल्दी केसेस को सुना जा सके। तो यहाँ पे अनवर अली जो होता है उसका भी केस जो होता है वो स्पीडी ट्रायल के अंदर जाता है। तो अनवर अली कहता है कि मेरा आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के सामने सब बराबर है। तो मेरा इस स्पीडी ट्रायल की वजह से मेरा जो इक्वालिटी है उसका वॉयलेशन हो रहा है। लॉ के सामने तो मैं भी बराबर हूँ, तो फिर मेरे केस को स्पीडी ट्रायल के अंदर क्यों डाला जा रहा है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब भी इशू जाता है तो कोर्ट यहाँ कहती है बिल्कुल सही बात हो रही है कि सब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो कंसेप्ट यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। आप किसी पर्टिकुलर इंसान के केस को स्पीडी ट्रायल में कैसे डाल सकते हो? उसको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसको पूरा का पूरा समय मिलना चाहिए ताकि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके। यहाँ पे क्या होता है, इफ द एक्ट प्रोवाइडेड एन आर्बिट्री पावर, इस वाले एक्ट में क्या होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक आर्बिट्री पावर आ जाती है। आर्बिट्री पावर का मतलब है जो पावर उसके हक में नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती वाली पावर, जिससे वो कुछ रॉन्गफुल काम कर सके, अपना जबरदस्ती दबाव डाल सके, वो उसे कहेंगे आर्बिट्री पावर आ जाती है। तो कोर्ट यहाँ पे हेल्ड करती है कि जो ये वेस्ट बंगाल का स्पेशल कोर्ट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट इस एक्ट को वॉइडेबल घोषित करती, कहती है कि ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, क्योंकि इसका जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ये कुछ लोगों का केस जो है वो स्पीडी ट्रायल के अंदर डाल दे रहे हैं जिससे उनका आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट मानती है कि हाँ, इसमें आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है। वैसे ही एक दूसरा केस है, यह एयर इंडिया वर्सेज नरगेश मिर्जा का केस। इस केस में क्या होता है कि एयर इंडिया एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, उनका एक रूल होता है। वो ये कहते हैं कि जो भी औरत 35 ईयर की हो चुकी है, जो भी फीमेल 35 ईयर की हो चुकी हैं, जिनकी भी शादी हो चुकी है, जो भी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, वो जॉब से रिटायर हो जाएंगी। अब ये जो ये एक्ट है ना, ये सिर्फ वुमेन के लिए आया होता है। अब एयर इंडिया में फीमेल भी होती हैं और मेल भी होते हैं। मेल के केस में कुछ ऐसा नहीं होता है। मेल 35 ईयर से अगर ज़्यादा कहा तब भी वो जॉब में रहेगा। मेल अगर मैरिड है तब भी वो जॉब में रहेगा। मेल का अगर एक कोई बच्चा भी हो चुका है तब भी वो जॉब में रहेगा। तो ये सेम रूल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए एप्लीकेबल होता है, मेल्स के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये फीमेल कोर्ट में जाती कोर्ट में जाती है और कोर्ट यहाँ पे ये हेल्ड करता है बिल्कुल इक्वालिटी दोनों में ही होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों में। ये जो ये रिक्वायरमेंट है एयर इंडिया की, ये एक प्रकार से इनइक्वालिटी की ओर को जा रही है। तो कोर्ट यहाँ पे स्टेप डाउन करता है, रूल्स कहता है कि ये रूल्स हैं ये बिल्कुल वॉयलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 को और ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर ऐसे यहाँ पे 2-3 और केस है। मेनका गांधी का केस है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन दी गई और उनको बोला गया कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए इस केस में थर्ड जेंडर को इक्वालिटी देने की बात की गई, थर्ड जेंडर को आर्टिकल 14 के अंदर लाने की बात की गई थी। फिर एक और केस आता है यंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। ये केस बहुत फेमस केस है जिसको हम लोग
सबरीमाला केस से भी जानते हैं, जो कि वुमेन के टेम्पल एंट्री को लेके था, और इसमें भी वुमेन ये कह रही थी कि हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो वॉलेट हो रहा है। तो ये सारे केसेस आएंगे आपके आर्टिकल 14 के अंदर, जो कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट को डिनाई नहीं करना पड़ेगा किसी भी इंसान को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।